नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। ससुर जी की पेंशन से ही हमारा घर चलता था। मेरे पति एक हादसे में चल बसे थे। उस दिन की वो सुबह मुझे आज भी याद है। उन्होंने हंसते हुए कहा था, अभी आता हूँ, चाय तैयार रखना। लेकिन वो कभी लौटकर नहीं आए। एक सड़क हादसे ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं एकदम टूट गई थी, मगर सास ससुर ने मुझे संभाल लिया। ससुर जी ने कहा था, तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो, यह घर तेरा है। मैं रोते रोते उनके गले लग गई। गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। किसी ने कहा, अकेली औरत घर में रह रही है, ठीक नहीं है। कोई बोला, जवान बहू को ऐसे नहीं रख सकते हैं। धीरे धीरे यह बात ससुर के दिल में उतर गई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, हम तेरे भले के लिए कह रहे हैं। तेरा जीवन बहुत लंबा है, दूसरी शादी कर ले। मैंने मना किया, माँ बाबा, मैं कहाँ जाऊँगी, आप ही तो मेरा सब कुछ हैं। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे समझाया गया और आखिरकार एक दिन उन्होंने मुझे दूसरे आदमी के साथ ब्याह दिया। उनका नाम रमेश था। बाहर से देखने में शरीफ लगता था, मगर उसकी असलियत तो शादी के बाद सामने आई। शादी की पहली रात ही उसने मुझे शराब पीकर मारा। मुझसे समझ नहीं आया मैंने ऐसा क्या किया। मैंने रोते हुए कहा, मैंने क्या गलती की, मगर उसका जवाब था, एक और थप्पड़। रोज रोज का यह सिलसिला बन गया। दिन में वो बाहर रहता और रात को नशे में धुत होकर घर आता। माँ यानी मेरी सासू, जो रमेश की माँ थी, वो भी मेरी हालत देखती और कहती, बहू है, सहना पड़ेगा, औरत को तो सब सहना होता है। एक रात रमेश और उसकी माँ में किसी बात पर झगड़ा हो गया। रमेश ने बहुत गुस्से में आकर माँ को धक्का दे दिया। वो गिर गई और चीखने लगी। मैं दौड़ी और उनको उठाया। माँ चिल्ला रही थी, तू कमीनी, तू ही इस घर की अशांति की जड़ है। मैं रो पड़ी। रमेश ने मेरे हाथ पकड़ा और कहा, चल तुझे तेरे पुराने ससुराल छोड़ कर आता हूँ, वही खुश रहेगी तू। रात के अंधेरे में वो मुझे लेकर मेरे पहले ससुराल आ गया। दरवाज़ा खटखटाया। सास ससुर दरवाज़ा खोलते ही चौंक गए। सास ने मुझे गले के लगा लिया और कहा, बेटी तू ठीक तो है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी गोद में सिर रखा कर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने हमें अंदर ले लिया। ससुर जी चुप थे, बस मेरी आंखों में देख रहे थे। सुबह तक मैंने कुछ नहीं कहा। बस उस मेरे पुराने घर में मुझे पहली बार चैन की नींद आई। लेकिन यह सुकून ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को फिर से उलट पुलट कर दिया। रात में करीब 2 बजे हो गए। सब लोग सो चुके थे। अचानक मुझे किचन से कुछ आवाज़ आई। मैं धीरे से उठकर देखने गई। वहाँ रमेश खड़ा था। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। वो चाकू था। मैं डर गई। मैंने धीरे से पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, इन दोनों को ख़त्म कर दूंगा। यही सब तेरा प्यार है ना? मैं कांप गई। मैं जानती थी कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि वो इस हद तक चला जाएगा। मैंने कहा, प्लीज़ उन्हें कुछ मत करना, जो भी गुस्सा है मुझ पर निकालो। उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो धीरे धीरे सास ससुर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं उसके पीछे गई, लेकिन डर से मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने वाला था, ससुर जी ने दरवाज़ा खोल दिया। कौन है? ससुर जी ने पूछा। रमेश ने चाकू उठाया और उनकी तरफ झपटा, लेकिन तभी मैंने पूरी ताकत से रमेश को धक्का दिया। चाकू उसके हाथ से गिर गया और शोर सुनकर सांस छूट गई। उन्होंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया। रमेश भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक पड़ोसी भी आ गए थे। पुलिस आई तो रमेश पकड़ लिया गया। मैं थर थर काँप रही थी। ससुर जी ने मुझे गले लगा लिया। अब हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे, ये तेरा घर है। पुलिस रमेश को पकड़ कर ले गई। वो चिल्ला रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब साजिश है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मैं ज़मीन पर बैठकर कांप रही थी। सास मुझे पानी पिलाने लगी। ससुर जी ने कहा, अब बहुत हुआ, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बहू तू घबरा मत, अब तुझे इंसाफ मिलेगा। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। मैंने खुद अपनी पूरी आप बीती बताई। पुलिस वाले भी सुनकर चौंक गए। उन्होंने कहा, मैडम आप बहुत समय से जुल्म सहन कर रही हो,
अब हमें पूरे साथ देना होगा। घर लौटने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि सब ठीक धीरे धीरे हो रहा है। सास ससुर मेरे बहुत ख्याल रखने लगे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। पोस्टमैन एक चिट्ठी देकर गया। चिट्ठी रमेश के नाम से थी, लेकिन भेजने वाला नाम पढ़कर मैं चौंक गई। शारदा देवी। यह वही औरत थी जिसकी तस्वीर मैंने रमेश की अलमारी में देखी थी और उसने मुझे बताया था कि वो उसकी दूर की रिश्तेदार है। पर अब शक होने लगा। मैंने चुपचाप चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसने लिखा था, रमेश, जो काम तुझे करना चाहता था वो अधूरा क्या छोड़ा। अगर वो औरत जिंदा रही तो हम सब फंस जाएंगे। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। अगली बार सीधा दिल पर वार करना। शारदा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इसका मतलब रमेश को किसी ने मेरे और मेरे सास ससुर को खात्मे का काम सौंपा था। पर क्या? मैंने वो चिट्ठी सास ससुर को दिखाई। ससुर जी ने गुस्से से कहा, अब बात बहुत गहरी है। यह कोई मामूली घरेलू मामला नहीं लगता। उन्होंने उस चिट्ठी को फोटो खींच ली और पुलिस को दी। पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि शारदा देवी कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक प्रॉपर्टी डीलर थी जो लोगों की ज़मीन और मकान हड़पने के लिए बदनाम थी। लेकिन सबसे चौंकने वाली बात यह थी, जो पहले मेरे पति की दोस्त थी। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, मेरे पहले पति की कॉलेज फ्रेंड थी शारदा, और अब उसका नाम। कुछ ऐसे ज़मीन के कागज़ मिले जो मेरे ससुर जी के नाम थे। यानी शारदा के सब प्लान पहले से चल रहा था। मेरे पति की मौत भी। ससुर जी चुप रह गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, एक बात बतानी है जो हमने आज तक किसी को नहीं बताई। मैं ध्यान से सुनने लगी। उन्होंने कहना शुरू किया, तेरे पति की मौत और हादसा नहीं थी। हमें तब भी शक था, लेकिन सबूत नहीं मिले। वो जिस दिन मारा गया उसी दिन वो मुझसे मिलने आया था। उसके पास कुछ ज़रूरी कागज़ थे। वो कह रहा था कि कुछ लोग ज़मीन हड़पने चाहते हैं। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो वो कागज़ तुम्हें दे। लेकिन वो कागज़ कभी नहीं मिले। मेरी रूह कांप गई। क्या मेरे पति को मारा दिया गया था? हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि डरते थे कि तुझे कुछ ना हो जाए। सास जी ने कहा, अब तस्वीर साफ होती जा रही है। रमेश, शारदा और शायद कोई और। कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था। अगले दिन पुलिस फिर आई। उन्होंने कहा, हमें रमेश से के फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग मिली है। उसमें वो शारदा से बात कर रहा है। रिकॉर्डिंग चलाई। शारदा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो औरत बहुत चालाक है। उसका ससुर हर जगह खड़ा हो जाता है और अब तो वो मेरे खिलाफ केस कर रहा है। शारदा बोली, तू काम कर नहीं पाया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तू अगर पकड़ा गया तो तुझे मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। यह सुनकर पुलिस ने तुरंत शारदा के खिलाफ वारंट निकाला, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। अब हमें शक था कि वो कहीं और से सब देख रही है। इसी बीच मेरे जीवन में एक और मोड़ आया। मेरे पहले पति का बचपन का दोस्त अजय हमारे घर आया। वो शहर से लौटा था। उसे जब यह सब खबरें मिली तो वो हमें देखने आया। अजय को देखकर सास ससुर की आंखें में आंसू आ गए। अजय ने कहा, भाभी, कुछ पता चला है? मेरे दोस्त पुलिस में हैं। उन्होंने बताया कि शारदा ने कुछ अब तक 4 लोगों की ज़मीन हड़पी है और सब एक जैसे हादसों में मरे हैं। मैंने कहा, अब तो हमें उसे पकड़वाना ही होगा। अजय बोला, हमारे पास सबूत तो है, लेकिन एक गवाह की ज़रूरत है, कोई जो शारदा के साथ काम करता था। और तब आए कहानी में एक नया चेहरा, शारदा की नौकरानी गुड़िया। पुलिस को किसी तरह उसका पता चला और उसे बुलाया गया। पहले तो वो डर रही थी, पर जब मैंने उसे भरोसा दिलाया तो उसने सब उगल दिया। गुड़िया ने कहा, मैडम, मैंने खुद देखा है। आपके पति का एक्सीडेंट शारदा ने ही करवाया था। उसने पैसे देकर ट्रक वाले को भेजा था। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। एक बार फिर वही दर्द ताज़ा हो गया। अब पुलिस के पास गवाह भी था और सबूत भी। शारदा को आखिरकार शहर के एक होटल से पकड़ा गया। उसके पास कोई फर्जी दस्तावेज और नकली पहचान पत्र थे। कोर्ट में मुकदमा चला और सारे सबूतों के साथ हमने केस जीत दिया। शारदा को उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन मेरा दिल का बोझ अभी भी बाकी था। अजय ने कहा, भाभी, अब तो शांति से जियो।
भाई साहब को आत्मा को भी शांति मिलेगी। मैंने कहा, हाँ, लेकिन अब मैं किसी और को इन जालों में फंसने नहीं दूंगी। मैं औरतों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने एक छोटा सा सेंटर खोला जहाँ घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं आकर मदद मांग सकती थी। मैंने अपनी कहानी लोगों को बताई और धीरे धीरे कई और औरतें मेरे पास आने लगी। सास ससुर ने मेरी पूरे साथ दिया और अजय, वो हर कदम पर मेरा साथ खड़ा रहता। उसकी आंखों में अब भी वही सम्मान था जो पहले दिन था। एक दिन उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं। मैं चुप रही। बहुत कुछ था कहने को, लेकिन वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखाया था। समय बीतता गया, रमेश को भी सज़ा मिली। मेरी ज़िंदगी अब एक नई दिशा में थी। मैं टूटकर भी फिर से खड़ी हो गई थी। अब मैं किसी की बहू या पत्नी नहीं, एक आवाज़ बन चुकी थी, उन औरतों की जिन्हें चुप करा दिया जाता था। लेकिन इस सब के बीच में मेरी बेटी जो स्कूल में पढ़ रही थी, उसके एक दिन कहा, माँ, मैं बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगी ताकि कोई और रमेश और शारदा जैसे गंदी सोच वाले न्याय सजा दे सके। मैं मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब शुरुआत मेरी बेटी की थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अब मेरी ज़िंदगी में एक ठहराव आ चुका था, पर दिल में एक अंदर कहीं ना कहीं डर अब भी बना हुआ था। रमेश और शारदा को जेल में थे, लेकिन उनका जाल इतना फैला था कि कभी ना कभी लगता था कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। एक दिन दोपहर को जब मैं अपने महिला सहायता केंद्र में बैठी थी, एक औरत आई, जर्द चादर की लपेटी, चेहरे पर घबराहट और आंखों में डर। मैंने कहा, बैठिए बहन, क्या परेशानी है? वो चुप रही। मैंने उसे पानी दिया और थोड़ा समझाया। तब जाकर उसने कहा, मेरा नाम कविता है, मेरी जान को खतरा है। वो लोग आपके पीछे भी आ सकते हैं। कौन लोग? मैंने पूछा। कविता बोली, शारदा के लोग। उसका भाई अब सब संभाल रहा है और वो आपके खिलाफ बदला लेने की तैयारी कर रहा है। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने सास ससुर को सब बताया। ससुर जी बोले, हम पुलिस से मिलते हैं। हम थाने पहुंचे, जो वही एक अफसर मिला। नाम था इंस्पेक्टर सिंह। उसने कहा, हमें पहले से खबर थी कि शारदा का भाई करण सिंह बाहर है और बहुत चालाक है। वो अब तक पकड़ से दूर है, लेकिन अब आपके पास जो गवाह है वो हमें काफ़ी मदद करेगा। मैंने कविता से कहा, तुम यही मेरे साथ रहो जब तक सब ठीक नहीं होता। कविता कांपती रही, लेकिन रुक गई। उसने अगले दिन में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को किसी ने परछाई खिड़की से देखती, कभी दरवाजे से बाहर किसी का साया। सास ने कहा, बेटी, ये लोग फिर से तुझे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन तू डरना मत। मैंने अब ठान लिया था, डर कर नहीं, लड़ कर दिखाऊंगी। एक रात मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी मेरी बेटी दौड़ती हुई आई, माँ, बाहर कोई खड़ा है। मैं और ससुर जी दौड़ते हुए बाहर निकले। अंधेरे में एक परछाई भागती दिखी। हमने शोर मचाया, लेकिन वो भाग गया। इसी दौरान कविता की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उसे जहर दिया गया है, धीमा जहर, जो धीरे धीरे असर करता है। मैं चौंक गई। घर में तो सब अपना था, फिर किसने? मैंने सभी को एक एक करके देखा और मेरी नज़र पड़ी घर की नौकरानी कमला पर, जो हाल ही में आई थी। मैंने सख्ती से पूछा, कमला, तुझे किसने भेजा है? कमला घबरा गई और फिर उसने जो कहा वो सबका झकझोर गया। उसी करण सिंह ने भेजा है। कमला ने कबूल किया कि करण सिंह ने उसे पैसे दिए थे कि वो घर में काम करे और अंदर की खबरें बाहर पहुंचाए। जहर भी उसी ने कविता में खाने में मिलाया था। हमें पुलिस को बुलाया। कमला को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब यह साफ हो गया था, करण सिंह ने सिर्फ चालाक था, बल्कि खतरनाक भी। वो हमें चुपचाप ख़त्म करना चाहता था। इंस्पेक्टर सिंह ने कहा, अब हमें करण को पकड़ना होगा, नहीं तो यह सिलसिला नहीं रुकेगा। करण को पकड़ना आसान नहीं था। वो कई नामों से अलग अलग शहरों में घूमता था। पुलिस ने एक जाल बिछाया, एक फर्जी ज़मीन सौदे के जरिए। मैं खुद उस प्लान का हिस्सा बनी। एक नकली खरीदार बनी जो करण को ज़मीन बेचना चाहती थी। करण मान गया और एक होटल में मिलने का समय तय किया।
मैं, अजय और इंस्पेक्टर सिंह वहां पहले से पहुंचे। जैसे ही करण अंदर आया उसने मुझे देखा और उसकी आंखें फैल गई। तुम? उसने कहा। मैंने कहा, हाँ वही औरत जिसने तुम्हें कमज़ोर समझा था। करण ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। करण को पकड़ लिया गया, लेकिन उससे भी बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने उसे फ़ोन की जांच की। उसमें कई रिकॉर्डिंग और फोटो मिले जिसमें कई रसूखदार लोग थे जो श्रद्धा के साथ मिलकर ज़मीन हड़पने से में लगे थे। अब यह सिर्फ एक घरेलू हिस्सा का मामला नहीं रहा, यह एक बड़ा रॉकेट था। भ्रष्टाचार, हत्या, धोखा और साजिश का सरकार तक को हिला देने वाला नाम उसमें शामिल थे। पुलिस ने मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। मैं अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, एक गवाह भी थी पूरे सिस्टम के खिलाफ। टीवी पर मेरी इंटरव्यू चला, अखबारों में मेरी कहानी छपी, कई औरतों मेरी मदद के लिए आगे आई। इस दौरान मेरी बेटी ने एक इनाम जीता, राज्य स्तर पर नंबर प्रतियोगिता में पहला स्थान। उसका विषय था एक बहादुर माँ। मैंने उसका लिखा पढ़ा तो मेरी आंखें में आंसू निकल आए। वो लिखती हैं, मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं, कई औरतों की उम्मीद है। अजय अब मेरे साथ हर पल था। वो मेरे सेंटर में काम करने लगा था, कानूनी सलाह देने के लिए। वो अब भी मेरे लिए कुछ कहता नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही जाती थी। एक दिन उसने कहा, मैं जानता हूँ तू अपने अतीत से बाहर निकल चुकी है, लेकिन मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ, तेरे साथ, तेरे इंतज़ार करता हूँ। मैंने कहा, अजय अब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, पर अगर तू साथ चल ले तो राह आसान ज़रूर हो जाएगा। हमने एक दूसरे का हाथ थामा, बिना किसी वादा या शब्द के, बस साथ। करण और उसकी गैंग को कोर्ट में दोषी पाया। उन्होंने लंबी सज़ा हुई। कुछ रिश्तेदारों को पोल खुलने पर सरकार ने भी जांच बैठे दी। मेरी लड़ाई अब समाज के लिए बन गई थी। मैंने कई गांवों में महिला सुरक्षा और कानूनी सहायता के सेंटर खुलवाए। सरकार ने मुझे नारी शक्ति सम्मान से नवाजा। मंच पर मेरी बेटी मेरे साथ थी, हाथों में मेरे हाथ, आंखों में गर्व। अब मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि वो डर, वो अंधेरा, वो चुप्पी, सबने मुझे घड़ा है। अब मैं सिर्फ एक बहू नहीं, पत्नी या माँ नहीं, मैं हूँ एक आवाज़, एक जिंदा मिसाल। और मेरी कहानी अब मेरी बेटी के कलम से आगे बढ़ रही है। समय गुजरता गया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सा सन्नाटा परस गया था। सब कुछ अच्छा होते हुए भी दिल में एक खामोशी घर कर रही थी। एक दिन जब मैं अपनी सेंटर में बैठी थी, एक बूढ़ा आदमी आया, कमज़ोर शरीर, कांपते चाल, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी। बेटा, उसने कहा, क्या तुम ही वो हो जिसने करण सिंह और शारदा को जेल भिजवाया? मैंने थोड़ा चिचक कर कहा, हाँ, आप कौन? उसने धीरे से कहा, मैं शारदा का पिता हूँ। सन्नाटा छा गया। उसकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गई। मैंने कहा, आप क्या यहाँ क्या करने आए हैं? वो बोला, माफ़ी मांगने और तुम्हें कुछ बताने। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनती रही। उसने कहना शुरू किया, शारदा जब छोटी थी तो बहुत मासूम थी, पर जब उसकी माँ की मौत हुई तो मैंने शराब पकड़ ली। तब उसकी परवरिश में कमी रह गई। फिर वो शहर गई और वहाँ उसके हाथ गलत लोगों में पकड़ गए। मैं जानता हूँ जो उसने किया, उसकी सज़ा उसे मिल गई। लेकिन एक बात जो शायद तुम नहीं जानती, तुम्हें पहले पति की मौत का असली कारण। मैं आगे झुक गई। उसने धीरे से कहा, उस रात शारदा अकेली नहीं थी, एक और आदमी था, तुम्हारे ससुर का बड़े भाई माधव। क्या? मेरी आवाज़ कांप गई। हाँ, उसने कहा, माधव और शारदा मिलकर एक पुरानी ज़मीन हड़पना चाहते थे जो तुम्हारे पति ने नाम होनी थी। तुम्हारा पति रास्ते का कांटा था और उसी के लिए उसे हटाया गया। जब तक जिसे मैं सम्मान देती रही, उसने अपना बुजुर्ग मानती रही, वो ही इस पंगठन की हिस्सा था। मैं कांपती हुई घर पहुंची। सास और ससुर दोनों बैठे थे। मैंने सीधा सवाल दागा, क्या माधव चाचा ने कभी ज़मीन के कागज़े लिए दबाव डाला था? ससुर जी चुप हो गए, फिर धीमे से बोले, हाँ, पर हमने कभी शक नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है। अब खेल और गहरा हो गया था। मैंने पुलिस को वो
सब बताया जो शारदा के पिता ने कहा था। इंस्पेक्टर सिंह ने कहा, अगर यह सच है तो माधव जी पर भी केस बन सकता है, पर हमें सबूत चाहिए। मैंने कहा, माधव चाचा इन दिनों कहाँ हैं? ससुर जी बोले, वो तो हरिद्वार में हैं, वहाँ आश्रम में रहते हैं। मैंने अजय से कहा, हमें हरिद्वार जाना होगा। अजय बोला, तू फिर से खतरे में पड़ जाएगी। मैंने कहा, मैं सच जानने के लिए कह रही हूँ। हम दोनों हरिद्वार निकल पड़े। आश्रम शांत और सुंदर था, लेकिन मेरे मन में तूफान चल रहा था। हम माधव जी से मिले। वो पहले तो बहुत प्यार से मिले, लेकिन जब मैंने उन्हें शारदा और मेरे पति के मामले से जोड़ा तो उन्हें चेहरे का रंग उड़ गया। यह सब झूठ है, उन्होंने कहा। मैंने कहा, तो फिर आप यह ज़मीन के पुराने कागज़ यहाँ क्या रखे हैं? मैंने अपने बैग से यह फ़ोटो निकाली जो शारदा के पिता ने दी थी, जिसमें माधव चाचा एक ज़मीन के दस्तावेज पर साइन कर रहे थे। अब उनका चेहरा साफ बदल गया था। उन्होंने कुर्सी पकड़ ली थी और बैठ गई। हाँ, उन्होंने कहा, मैंने गलती की थी। माधव चाचा ने पूरी कहानी सुनाई। मैंने ही शारदा को संपर्क किया था। मुझे लगा कि ज़मीन अगर तेरे पति के नाम चली गई तो बाकी परिवार के हाथ कुछ नहीं आएगा। शारदा ने कहा कि वो रास्ता निकाल लेगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे मरवा देगी। मैंने पूछा, फिर आपने पुलिस में बयान क्यों नहीं दिया? डर के मारे, उन्होंने कहा, और शर्म के मारे। हमने वो कबूलनामा रिकॉर्ड कर लिया। इंस्पेक्टर सिंह को भेजा गया। माधव चाचा को हिरासत में लिया गया। अब मुझे लगने लगा था कि कहानी का असली अंत पास है। घर लौटते वक्त मैं खामोश थी। अजय ने कहा, तू बहुत मजबूत है। मैंने कहा, नहीं अजय, मैं सिर्फ जिंदा रही। ताकत तो उस सच में थी जिसे मैं पकड़ कर बैठी रही। घर पहुंचकर जब मैंने सास ससुर को सब बताया तो सास ने मुझे गले लगा लिया और बोली, बेटी तू अब हमारी नहीं, इस देश की बेटी है। अजय ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। अगले कुछ महीने में कोर्ट में ने माधव चाचा को भी सजा सुनाई। केस अब पूरी तरह बंद हो गया। महिला सहायता केंद्र अब पूरे राज्य में फैल चुका था। मैं अब सिर्फ एक सामाजिक कार्य नहीं, एक मिसाल बन गई थी। मुझे दिल्ली बुलाया गया पुरस्कार देने के लिए, नामित किया गया था। मंच पर जब मेरा नाम पुकारा गया तो मेरी आंखों में आंसू, बस एक ही चेहरा था, मेरे पहले पति का। देखो, मैं टूटकर भी ना बिखरी। एक दिन जब मैं अपने सेंटर में बैठी थी, एक लड़की आई, छोटी, दुबली, हरी, डरी हुई। उसने कहा, मैडम क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैंने कहा, बिल्कुल, बताओ क्या हुआ? उसने कहा, मेरी कहानी भी आपके जैसी है। मैं मुस्कुराई। अब मेरी कहानी ख़त्म नहीं थी। वो तो हर उस लड़की की शुरुआत बन चुकी थी जो बोलना चाहती थी। और फिर आया ज़िंदगी का सबसे सुखद दिन, मेरी बेटी का पुलिस ट्रेनिंग पास करना। वर्दी पहनकर वो घर आई और मेरे सामने स्माइल दी। माँ, अब कोई रमेश या शारदा किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब मैं हूँ। मैंने उसे गले लगा लिया। अब मेरी ज़िंदगी एक किताब बन चुकी थी। हर पन्ना दर्द से निकला, लेकिन हर शब्द में हिम्मत थी। सब कुछ अब एक नई दिशा में जा रहा था। बेटी पुलिस अफसर बन चुकी थी और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे घर की छवि बदल चुकी थी। जहाँ पहले शिक्षा क्रिया थी, अब वहाँ आवाज़ें थी। लेकिन एक रात एक फ़ोन आया जिसमें फिर से मेरे जीवन को हिला दिया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ आई, मैडम आपको नहीं लगता कि आप बहुत आगे बढ़ चुकी हैं? जो लोग गहराई से खेलते हैं उन्होंने सेहत पर सांस नहीं मिलती। मैं चौंक गई। मैंने पूछा, कौन बोल रहा है? जल्द ही जान जाओगे, कहकर फ़ोन कट गया। मैंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। बेटी ने कहा, माँ, यह कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं है। तुम्हारी पुरानी दुश्मनी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इंस्पेक्टर सिंह ने भी कहा, कारण और शारदा ने केस के कई लोग उजागर हुए थे। बहुतों ने सब कुछ खोया। हो सकता है कोई बचा हो जिसने अभी तक सामने आने की हिम्मत नहीं की। मैंने खुद को मजबूत किया। मैंने कहा, अब डरने का समय नहीं, सच को पूरी तरह उजागर करने का वक्त है। कुछ दिन बाद मेरी बेटी एक गुप्त
रिपोर्ट लेकर आई। उसमें लिखा था कि डीएसपी राघव सैनी, जो उस वक्त जमीन घोटाले की जांच कर रहे थे, अचानक गायब हो गए थे। उन्होंने मौत मान लिया गया था, लेकिन हाल ही में नेपाल सीमा पर किसी ने उनकी तस्वीर जैसे देखने वाले आदमी को देखा था। मुझे शक हुआ राघव सैनी। उन्होंने करण सिंह को गिरफ्तार करने से पहले मेरे पति के केस की भी जांच की थी। क्या वो जिंदा थे? हमने एक टीम बनाई, मैं, मेरी बेटी अजय और कुछ ईमानदार अफसर। हम नेपाल सीमा के पास के गांव पहुंचे। वहां बहुत खोजबीन के बाद एक बाबा मिला जो एकदम राघव सैनी जैसा था। हमने उसके पास जाकर बात की। उन्होंने पहले मना किया कि वो राघव है, लेकिन जब मैंने उसके सामने उसकी पुरानी बेटी की तस्वीर रखी तो उसकी आंखें भर आई। मैं राघव ही हूँ, उन्होंने धीमे से कहा। मुझे मारने की कोशिश की गई थी, मैं बच निकला और यहाँ छिप गया। राघव ने बताया कि करण सिंह और उसके गिरोही ने सिर्फ मेरे पति ही नहीं, कई लोगों की हत्या करवाई थी जो जमीन घोटाले में सच जानते थे। लेकिन उसके पीछे एक और बड़ा नाम था, एक राजनीतिक व्यक्ति, मंत्री सुरेश वर्मा। उसने मुझे ख़त्म करवाने की कोशिश की क्योंकि मेरे पास सबूत थे। अब साजिश की जुड़े और गहरी थी। जो मैंने समझा था वो केवल सत्य था, असली शिकार तो कई सालों से जारी था। राघव ने बताया कि आपके पास अब भी कुछ फाइलें और रिकॉर्डिंग्स थी जो उसने अपनी बेटी के नाम पर एक लॉकर में रखी थी। हम फौरन उस लॉकर को टेक करने लगे। वो फाइल मिलने देश के लिए भी एक बड़ा मोड़ था। लॉकर दिल्ली के एक बैंक में था। मेरी बेटी ने अपने पुलिस पकड़ को उपयोग कर सर्च वारंट निकाला। लॉकर खोला गया और उसमें जो फाइल थी उन्हें देखकर सब हैरान रह गए। वहाँ मंत्री सुरेश वर्मा के दस्तक वाले कई गैरकानूनी कागज, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स और एक डायरी मिली जिसमें ज़मीन की खरीद फरोख्त की सारी साजिशें दर्ज थी। किसी करती रिश्ता दी गई, किसको रास्ते में हटाया गया। अब हमारे पास सबूत थे, लेकिन दुश्मन भी बड़े था। मैंने कहा, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। यह लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं, इस देश की लड़ाई है। हमने सबूतों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी दी। मामला तुरंत स्पेशल टास्क फोर्स को सौंपा गया। मंत्री सुरेश वर्मा को देश छोड़ने से पहले एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली। सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व पीड़िता ने खोली मंत्री की पोल। मैंने टीवी नहीं देखा, मैं बस शांत बैठी थी, क्योंकि मुझे अब सुकून मिला था कि जो मेरे पति के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होगा। एक दिन मेरे पास एक चिट्ठी आई जेल से, शारदा की। उसने लिखा था, तुमने जो किया वो हर औरत का सपना था। मैंने तुम्हारा सब कुछ छीना और तुमने मुझे पहचान दी। शायद भगवान ने मुझे मेरी ज़िंदगी में इसलिए भेजा था ताकि मैं अपनी गलती समझ सकूं। अगर कभी मेरी बेटी तुमसे मदद मांगे तो उसे मत ठुकराना। मेरी आंसू निकल आए। मैंने शारदा से नफरत की थी, लेकिन अब उस नफरत की जगह खाली थी, सिर्फ खामोशी थी। अब जिंदगी में फिर से एक सुबह थी, शांत, उजली और मजबूत। मेरे घर की दीवारों पर एक सर्टिफिकेट नहीं, कहानियाँ टंगी थी, दर्द की, हिम्मत की, बदलाव की। और फिर एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा, माँ अब तू आराम कर, अब तेरी कहानी मैं आगे बढ़ाऊंगी। मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि अब मैं जानती थी कि मेरे जैसी हजारों हैं और हर एक की कहानी का कोई ना कोई पन्ना अभी बाकी है। कुछ महीने बीत गए थे। मेरे जीवन में अब शांति थी, लेकिन इस शांति के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष था। अब मेरी बेटी भी एक वरिष्ठ पुलिस अफसर बन चुकी थी और उसे कई मामलों में अपनी मदद देने का मौका मिलता था। फिर एक दिन एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमारी पूरी कहानी को एक और अजनबी दिशा में मोड़ दिया। मेरे घर के दरवाजे पर एक बार फिर एक औरत खड़ी थी और इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग ही डर था। उसे मेरे पास आई और बोली, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मेरे साथ भी वही हुआ जो आपके साथ हुआ है। मैंने उस महिला को बिठाया और उसकी बात सुनी। उसका नाम भी
प्रियंका ने बताया कि उसका पति एक बड़े व्यापारी था, लेकिन उसकी व्यापारिक समस्याएं चल रही थी और इस दौरान वह अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रेरित कर रहा था। प्रियंका का कहना था कि अब वह ससुराल वालों से साथ मिलकर उसे मारने की योजना बना रहे थे, जिसने मेरे साथ हुआ था। प्रियंका की बातें से मैं घबराई नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि यह मेरी लड़ाई की एक और कड़ी है। मैंने उसे कहा, तुम घबराइयो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें अपनी आवाज़ उठानी होगी। प्रियंका ने बताया कि उसके पति का नाम समीर था और वह कई अवैध व्यापारों के शामिल था, लेकिन प्रियंका ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह डरी हुई थी। अब वह अकेले ही समीर और उसके परिवार के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी और उसके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ने की फैसला किया था। मैंने उसे और अधिक जानकारी लेने के लिए पुलिस के संपर्क किया। यह मामला मेरी बेटी के विभाग में भी आया और हम फिर एक मिशन पर निकल पड़े। हमें उन लोगों को पकड़ना था जो प्रियंका की ज़िंदगी को बर्बाद करने के तुलने थे। हमने समीर को टेंटिंग शुरू की और मुझे एक एहसास हुआ कि उसकी जड़ें कहीं और भी फैली थी। समीर सिर्फ एक सामान्य व्यापारी नहीं था, वह कुछ और ही था। उसके व्यापार की आड़ में वह कई अपराध गतिविधियों में शामिल था। हमें पता चला कि समीर एक नेटवर्क चला रहा था जिसमें भ्रष्ट अफसर, कुछ राजनीति नेता, कोई बड़े व्यापारियों का नाम शामिल था। हम जानने लगे कि समीर का असली खेल बहुत बड़ा था और वह प्रियंका की जान को खतरे में डालकर कई जटिल साजिशें रच रहा था। प्रियंका ने हमें एक और चौंकाने वाली बात बताई। उसने बताया कि समीर के साथ ही उसके ससुराल के एक व्यक्ति शारीरिक, जो पहले बहुत अच्छे से पेश आता था, अब एक खतरनाक आदमी बन गया है। प्रियंका का कहना था कि शारीरिक भी समीर की मदद करता था और इस बार वह उसकी हत्या करने का इरादा रखता था। हमें सबूत जुटाने के लिए गुप्त रूप से शारीरिक और समीर के फ़ोन का कॉल्स टेस्ट की। कुछ दिनों बाद हमें कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिली। शारीरिक और समीर के बीच एक बहुत ही सादगी कॉल रिकॉर्डिंग मिली जिसमें वह प्रियंका को ख़त्म करने की योजना बना रहे थे। इस कॉल ने हमारे होश उड़ा दिए क्योंकि इस कॉल ने दौरान वह मेरे ही पति के पुराने मामले का भी जिक्र कर रहे थे। मैंने सोचा, क्या यह मामला फिर से जुड़ा हुआ था? क्या शारदा और उसके परिवार के अलावा कोई और भी मेरे पति की हत्या में शामिल था? यह बात मुझे कटोसने लगी। क्या सारिक और समीर ने के इस मामले में कोई खड़ी थी और मेरे पति की मौत से जुड़ी थी? हम सब जानते थे कि उन दिनों में ज़मीन की घोटाले के अलावा बहुत कुछ था जो इस केस के रहस्यमय था। अब प्रियंका की बातें से हमें महसूस हुआ कि मामला कहीं और भी जुड़ा हुआ था और शायद हमारे लिए एक और बड़ा राज्य छिपा था। हमने तुरंत शारीरिक और पकड़ने की योजना बनाई। मेरे बेटे की पुलिस ने शारीरिक के घर में रेड डाली और वहां से कई और ख़तरनाक दरवाजे और वीडियो फुटेज बरामद की जो शारीरिक के परिवार और समीर के अवैध व्यापार को उजागर करते थे। इसके साथ ही हमें शारीरिक और समीर के बीच एक बड़ा कनेक्शन मिला जो सिंध मंत्री सुरेश वर्मा से टेक्स्ट से जुड़ा हुआ था। अब हम जानते थे कि समीर और शारीरिक के साथ साथ मंत्री सुरेश वर्मा भी इस पूरे खेल का हिस्सा थे। हमें यकीन हो गया था कि जिन मामलों में हम अब तक उलझे थे वह कहीं ना कहीं इसी टेक्स्ट से जुड़े हुए थे। मंत्री का नाम फिर से सामने आ चुका था, लेकिन अब हमें यह समझ में आ चुका था कि हमारी लड़ाई एक बार फिर से वही थी, लेकिन इस बार हमें पुरानी गलतियों को सही करना था। हमने अगले कुछ दिनों में समीर, शारीक और मंत्री वर्मा के खिलाफ बहुत सबूत इकट्ठे करे। प्रियंका की मदद से हमने एक मजबूत केस तैयार किया। पुलिस और न्यायपालिका को हर कदम पर भरोसा दिलाया और यह संगीत क्रिया
कि यह सब लोग कानून के घेरे में आए। अंत समीर सारिक और मंत्री सुरेश वर्मा की गिरफ्तारी किया गया। कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि इन लोगों ने न सिर्फ प्रियंका बल्कि पूरे समाज को धोखा दिया था। समीर और सारिक के साथ साथ मंत्री वर्मा के खिलाफ भी कई मामले सामने आए, जिनमें भ्रष्टाचार, जमीन हड़पने की साजिश और कई निर्दोषों की हत्या शामिल थी। यह एक बड़ा झटका था। हमारी एक लड़ी की कहानी अब एक बड़े बदलाव में हिस्सा बन चुकी थी। प्रियंका ने हमसे मिलकर हमें धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में अब भी डर नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद थी। वह अब अपने जीवन को फिर से अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थी। मामला आंदोलन में लंबा चला, लेकिन अंत में सच्चाई ने जीत हासिल की। समीर और सारिक और उम्र भर की सजा हुई और मंत्री सुरेश वर्मा को भी सख्त से बाहर कर दिया गया। प्रियंका ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अब वह महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने लगी। हमारी लड़ाई अब और भी मजबूत हो चुकी थी, लेकिन इस सब के बीच एक और रहस्यमय बात सामने आई। शारदा का एक पुराना दोस्त राजीव, जिससे उसकी मदद की थी, अब वह अचानक गायब हो गया था। वह पिछले कुछ महीनों से कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पर आकर गायब हो जाता था। क्या वह भी इन साजिशों का हिस्सा था? हमें फिर से एक और रहस्य की सुलझाई ना था। राजीव का गायब होना हमारी आशंकाओं का और गहरा कर रहा गया था। क्या उसने भी हमें धोखा दिया था? क्या वह कभी हमारे साथ था या फिर उसका कोई और मकसद था? मुझे याद आया कि जब वह शारदा का सास ने हमारी मदद की थी तो वह तब भी राजीव का नाम लेती थी। क्या यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? हमने राजीव की तलाश फिर से शुरू की। अब हमें यह पता था कि यह खेल कहीं और का मुड़ चुक रहा है। हमें कभी नहीं जान पाए कि राजीव का असली नाम क्या है और वह क्या हमारे रास्ते में बार बार आता था। हमारे पास कुछ सहराग मिलने सामान्य यह साफ हुआ कि राजीव शारदा के परिवार के अंदर एक छुपा हुआ खिलाड़ी था। वह अपने ही जाल में फंसा हुआ था और शारदा अब वह अपनी पहचान छिपा रहा था। हमारे पास उसके बारे में नई जानकारी आई। वह असल में एक खौफनाक एजेंट था जो सरकार के खिलाफ चल रहे थे घोटालों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। हमने उसे पकड़ लिया और उसके साथ हुए एक बातचीत ने हमें चौंका दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ इसलिए खेला क्योंकि मुझे सब कुछ उजागर करना था। मंत्री वर्मा का रिस्पेक्ट अब पूरे देश को खतरे में डाल चुका था। मेरा काम तुम्हारी मदद करना नहीं था, बल्कि तुम्हारी मदद से सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाना था। राजीव की बातों ने हमारे होश उड़ा दिए। वह हमें बात बता रहा था कि समीर, सारिक और मंत्री वर्मा के साथ साथ कुछ और बड़े नाम भी थे घोटाले के शामिल थे, जिनका हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके बताया कि यह केवल अब ज़मीन घोटाला नहीं, बल्कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय रैकेट हासिल हो चुका है, जिसमें बड़े व्यापारी, राजनेता और यहाँ तक एक पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। मैंने तुम्हारे साथ खेला क्योंकि तुम्हें सही रास्ता दिखाना था। राजीव ने कहा, तुम्हारे साथ लोग सिर्फ तुम्हारे मदद के लिए नहीं थे, क्योंकि कई लोग तुम्हारे लिए फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या हमने अब तक सही लोगों को भरोसा किया था? क्या हमारी हर कोई सफलता के पीछे कोई छिपा हुआ हाथ था जो हम तक अभी अनजान बनाए रखे थे? राजीव ने आगे बताया कि वह एक गुप्त एजेंट था जो सरकार की तरह से काम करता था। उसे यह पता था कि मंत्री वर्मा और उसके साथी ने केवल गरीबों की ज़मीन हड़प रहे थे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग, तरकारी और कई अन्य विदेश गतिविधियों ने भी लिप्त थे। मुझे यह सब तुम्हारी मदद से उजागर करना था, क्योंकि अगर मैं अकेले इसे करने की कोशिश करता तो मुझे ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन तुम्हारी शक्ति
तुम्हारी आवाज़ ने इसे आसान बना दिया। अब हमें यह सच्चाई सामने लानी है ताकि यह पूरी नेटवर्क ख़त्म हो सके, राजीव ने कहा। लेकिन एक सवाल था जो मुझे परेशान कर रहा था। अगर वह एजेंट था तो क्या उसने हमें पहले से जानबूझकर इस कहानी से घसीटा था? यह वह सच है कि हमारी मदद कर रहा था, यह हमें केवल एक और जाल में फंसा रहा था? मेरे मन में यह सवाल बार बार आ रहा था, लेकिन राजीव ने कहा, मैं तुम्हारी विश्वास को तोड़ने नहीं आया। मेरी ज़िंदगी एक संख्या मिशन थी और उस मिशन को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तो फिर यह सब छुपाया क्यों? अगर तुम्हें यह पता था कि हम तुम्हारी मदद से सही दिशा में बढ़ रहे हैं तो हमें हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे थे? राजीव ने सिर झुका लिया और कहा, मैं जानता था कि तुमसे मिलकर मैं इसे उजागर कर पाऊंगा, लेकिन यह फैसला तुम्हारा था। इस जबान ने मुझे और उलझा दिया। क्या राजीव सच बोल रहा था या वह हमें और अधिक झूठों में फंसा रहा था? राजीव ने बताया कि हमें अब यह समझने की मदद मिली कि इस पूरे मामले में हर एक व्यक्ति का अपना मकसद था। राजीव का उद्देश्य केवल घटनाओं को उजागर करना था, लेकिन हमें यह महसूस हुआ कि हमारी यात्रा ने हमें उन लोगों से मिलवाया था जो किसी बड़े खेल का हिस्सा थे। अब सवाल यह था कि हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए था ताकि हम इस पूरे भ्रष्ट तंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर सकें। मेरी बेटी ने कहा, माँ, हमें अब और कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए। हमें सबूतों को साझेदारी करना होगा ताकि यह सारा खेल ख़त्म हो सके। लेकिन हम इसके लिए तैयार थे। इस खेल में बहुत कुछ खोने के अलावा बहुत कुछ और पाने का भी सवाल था। क्या यह अंत था? यह केवल शुरुआत थी। हमें राजीव से एक और मुलाकात की जिसमें उसने अपने काम के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी दी। उसने हमें बताया कि सरकार ने एक विशेष टीम बनाई थी जो इस रॉकेट को ख़त्म करने का काम कर रही थी, लेकिन उसकी टीम ने कई सदस्य अब भी सुरेश वर्मा जैसे भ्रष्ट लोग के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जिसमें मदद मांगने का कारण सिर्फ यही था कि मैं जानता था कि तुम कभी हार नहीं मानोगी। तुम्हारे पास वह ताकत है जो मुझे कभी नहीं मिली, राजीव ने कहा। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, असली खेल अभी बाकी है। राजीव की बातें ने हमें फिर से एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में वही हमारे सच बोल रहा था? क्या यह वही पूरी तरह से विश्वास कर रहे थे? हमें अब यह तय करना था कि हम आगे क्या करेंगे। इस बीच प्रियंका ने भी हमारे साथ मिलकर अपना कदम बढ़ाया। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि यह बड़ा खेल है, लेकिन मैं भी अब अपने हक की लड़ाई लड़ने की तैयार हूँ। प्रियंका की मदद से हम इस मामले के कई और पहलुओं पर काम करने लगे। हम जानते थे कि अगर हम सही समय पर सही जानकारी सामने ला सके तो हम इस रॉकेट को ख़त्म कर सकते थे। अब यह केवल हमारे साथ में था कि हम इसे कैसे उजागर करें। कुछ हफ्ते बाद हमें एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हमारी एक गुप्त जांच से पता चला कि सुरेश वर्मा और उसके साथी अब एक और साजिश रच रहे थे। उनके एक नया तरीका निकला था कि जिससे अपना कारोबार और ताकत बढ़ा सकते हैं। यह तरीका था सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना। हमने सुना था कि मंत्री वर्मा ने कुछ बड़े नेताओं को विरोधियों के खिलाफ एक छिपी हुई योजना बनाई थी ताकि वह फिर से सत्ता में आ सके। उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से उनके दुश्मन को दबाने की योजना बनाई थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि यह योजना हमें भी निशाना बना सकती है। हमने अपने गुप्त सूत्रों को पता लगाया कि मंत्री वर्मा के खिलाफ हमें एक और बड़ा खतरा था। यह खतरा राजनीति से जुड़ा हुआ था। मंत्री वर्मा ने कुछ बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के मामले में नई योजनाएं तैयार की थी। अब यह चुनौती और भी बड़ी हो गई थी। हमें यह तय करना था कि इस बार हमें सही कदम उठाने के लिए क्या करना होगा। प्रियंका का और मेरे बेटी के साथ मिलकर हमने एक नया राजनीतिक कदम उठाया। हम सभी प्रमुख मीडिया हाउस को एक नया 7 लाख
इस घोंके पर पूरी दुनिया के सामने उजागर करने की योजना बना रहे थे। हमने तय किया कि हम एक सीधे उन लोगों के पास जाएंगे जो इस खेल के शामिल थे। मंत्री वर्मा और उसके साथियों, अब कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हमें यह सबूत सार्वजनिक करना था ताकि यह पूरे खेल ख़त्म हो सके। हमें यह जानने हुए भी कि लड़ाई हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी, हमने यह कदम और भी मजबूत कर लिए थे। राजीव की मदद ने हमें अब पूरी साजिश के दस्तावेज जुटाए थे। हम जानते थे कि यह कार्रवाई हमारे जीवन की सबसे अहम थी। जब हमें एक और बड़ा फैसला करना था, क्या हम इसे सार्वजनिक करें या इंतज़ार करें? जवाब जल्द ही मिल गया। हमारी जानकारी के अनुसार मंत्री वर्मा और उसके साथियों के खिलाफ अब एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होने वाला था। हमें तुरंत कार्रवाई की और सबूतों और संस्कारों के अधिकारियों के पास भेजा दिया। इस प्रक्रिया के बाद मंत्री वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथियों को भी सज़ा सुनाई गई। यह जीत हमारी थी, लेकिन हमें इसे महसूस हुआ कि यह केवल एक शुरुआत थी। इस पूरे साजिश को ख़त्म करने के लिए अभी और संघर्ष बाकी था। लेकिन एक सवाल फिर भी था जो हमें कचोर रहा था, क्या हम सच्चाई की पूरी तरह से सामने ला पाए थे या इस खेल में अब भी कोई छुपा हुआ था? मंत्री वर्मा की गिरफ्तारी के बाद हमारी दुनिया थोड़ी सी शांत हो गई थी, लेकिन यह शांति जल्द ही टूटने वाली थी। हम मान रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक रात जब मैं और प्रियंका कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पर काम कर रहे थे, तभी हमें एक खौफनाक फ़ोन आया। फ़ोन दूसरी तरफ से एक अजनबी आवाज़ में था। उस आवाज़ ने कहा, तुम्हारी जीत अभी अधूरी है, जो तुम समझ रही हो वो सब नहीं है। मैंने घबराते हुए पूछा, कौन है? तुम कौन हो? आवाज़ फिर से आई, मैं वो हूँ जो तुम्हारी यात्रा के हर कदम पर छिपा हुआ था। तुमने जो किया वह सही था, लेकिन तुम उन लोगों को बच नहीं पाई जिनसे तुम्हारे बारे में जानकारी मिल रही थी। मंत्री वर्मा केवल एक मोहरा था, खेल अभी बाकी है। फ़ोन कट गया। प्रियंका और मैं एक दूसरे और घबराए हुए थे, देख रहे थे यह कौन था और हमें किससे बचने की चेतावनी दी जा रही थी। यह सवाल हमारे दिमाग में घूमने लगा। प्रियंका ने कहा, हमें सबूत जुटाए हैं, लेकिन अब यह खौफनाक फ़ोन क्या आएगा? क्या कुछ और छिपा हुआ है? मैंने सिर झुका लिया। मुझे भी यही लग रहा है। यह केवल शुरुआत है। अगर यह सच है तो हमें और भी गहरे में जाकर छानबीन करनी होगी। हमें तय किया कि हमें अब एक सतर्क रहना होगा। हम दोनों ने रात भर उन दस्तावेजों को फिर से कालियोना। इस बार हमें कुछ और ऐसा मिला जिसमें हमें पहले अनदेखा कर चुके थे। एक गुप्त बैठक जिसके दौरान मंत्री वर्मा ने एक पुराने सहयोगी के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति से मुलाकात की थी। उसका नाम था अधीर राणा। यह नाम हमें बिल्कुल नया और अजनबी लगा। हमने तुरंत अधीर राणा के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की, लेकिन यह नाम किसी एक व्यक्ति का एक समिति नहीं था। पता चला कि अधीर राणा एक बड़ा खुफिया एजेंट था जो पहले अंडरग्राउंड कामों में शामिल था। वह एक ऐसा आदमी था जो सत्य के खेल में माहिर था और इस खेल में हमेशा किसी न किसी को मोहरा बनकर खेलता था। हमारी छानबीन में यह भी सामने आया कि अधीर राणा का मंत्री वर्मा का पुराना संबंध था। जब मंत्री वर्मा का नाम पहली बार सामने आया था, तब हमें यह जानकारी नहीं मिली थी कि वह भी इस जाल में शामिल था। अब हमें यह समझ में आ गया था कि मंत्री वर्मा केवल एक मोहरा था और असली दिमाग तो जो खेल खेल रहा था वह अधीर राणा था। प्रियंका ने कहा, अगर वह खुफिया एजेंट है तो यह हमारी मुश्किलें और भी बढ़ा सकता है। वह हमारे हर कदम पर नज़र रख सकता है। लेकिन अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता था, उस अजनबी को ढूंढना और उसे पकड़ना। हमने एक गुप्त योजना बनाई और पूरे तरह से साजिश को उजागर करने के लिए तस्वीर करवाई गई।
अधीर राणा का पता लगाने के लिए हमें अपनी टीम को पूरी तरह से सक्रिय किया। गुप्त जानकारियों के जरिए हमें उसकी लोकेशन का अंदाज़ा हुआ। हम जानते थे कि वह किसी बड़े संगठन का हिस्सा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा था। हमें यह भी एहसास हुआ कि वह हमारे हर कदम पर नज़र रख रहा था। उसने हमारे सारे फ़ोन कॉल्स और संदेशों को ट्रैक किया था। यह एक खतरनाक खेल बन चुका था जिसमें हम दोनों को ही सावधान रखना था। हम अपने अगले कदम के लिए कुछ बड़े फैसले लिए। प्रियंका और मैंने अपनी टीम को हर कदम पर अपडेट करना शुरू किया और मामले को सीधे सरकार के उच्च अधिकारियों पर पहुंचने की योजना बनाई। लेकिन हमें जल्दी ही यह समझ में आ गया था कि सरकार ने कुछ उच्च अधिकारी भी अधिकार राणा के प्रभाव में हो सकते थे। प्रियंका ने कहा, हमें अब सीधे मीडिया के पास जाना होगा। जो कुछ भी हो हमें इसे सार्वजनिक करना होगा ताकि सभी लोग इस खेल को देख सके। हमें एक योजना बनाई जिसमें हम उन प्रतिकारियों को शामिल करने वाले थे जो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार थे। यह फैसला सही था क्योंकि हमें यह महसूस हो रहा था कि अधीर राणा के साथ इस खेल को लेकर सरकार के भीतर भी कई राज छुपे हो सकते हैं। मीडिया की मदद से हम उम्मीद कर रहे थे कि इस मामले में सार्वजनिक किया जा सकता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच पहुंचा सकते हैं। लेकिन तभी हमें एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। प्रियंका के संपर्क में एक और व्यक्ति था जिसने हमें बताया था कि अधीर राणा खिलाफ एक और खुफिया एजेंट काम कर रहा था। यह एक खबर हमारे लिए एक ताजगी का झटका था क्योंकि अगर कोई और भी इस जाल के उजागर करने की कोशिश कर रहा था तो हमें मदद मिल सकती थी। हमें इस नई जानकारी के बाद अपने कदम और मजबूत किए। प्रियंका ने उस खुफिया एजेंट से मिलने का फैसला किया, लेकिन उसने हमें एक चेतावनी दी, तुम लोग बहुत गहरे जाल में फंसे हुए हो। अगर तुम्हें कुछ गलत कदम उठाया तो यह तुम्हारे लिए खतरा के कारण बन सकता है। प्रियंका ने जवाब दिया, हमारी लड़ाई सच्चाई की है और हम इसके लिए तैयार हैं। हमें कोई और नहीं रोक सकता। हमें उस खौफनाक एजेंट के मिलने का समय तय किया और इस बार हम पूरी तरह से सतर्क थे। वह व्यक्ति हमें एक गुप्त स्थान पर मिला और उसने हमें बताया कि वह अधीर राणा के पुराने नेटवर्क का हिस्सा था, लेकिन अब वह अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी मदद करना चाहता था क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि अगर अधीर राणा का नेटवर्क ख़त्म नहीं किया गया तो वह पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता था। वह खुफिया एजेंट और भी चौंकाने वाली जानकारी दे रहा था। उसने बताया कि अधीर राणा केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह एक पूरी संस्था का हिस्सा था जो दुनिया भर में बड़े व्यापारों और घोटालों को अंजाम दे रही थी। हमें यह एहसास हुआ कि यह खेल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका था और हम केवल एक छोटे से हिस्से का हिस्सा थे। तुम लोग अब तक केवल सत्य तक ही पहुंचे थे, असली खतरों तक तो अब शुरू हुआ है। खुफिया एजेंट ने कहा, अधीर राणा के पास एक बड़ी योजना है और अगर तुमने उसे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। हमने उस खुफिया एजेंट से साथ मिलकर अपनी अगली योजना बनाई। हमें अब सीधे अधीर राणा तक पहुंचने के लिए एक संगठित रणनीति की ज़रूरत थी। यह केवल एक लड़ाई नहीं थी बल्कि यह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी। हमें पता था कि अब हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जाल तक ख़त्म करना होगा जो पूरी दुनिया में फैल चुका था। प्रियंका और मैंने फिर से अपनी टीम को तैयार किया और इस बार हम पूरी दुनिया को इस खेल के बारे में बताने के लिए मीडिया की मदद ले रहे थे। हम जानते थे कि यह एक बड़ा कदम था, लेकिन हम इसे लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं देख पा रहे थे। अधीर राणा और उसके नेटवर्क के खिलाफ हमारी रणनीति धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। हम अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन हमें यह समझ में आ गया था कि यात्रा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी खुद की सुरक्षा थी। हम जानते थे कि अगर हम
अफसल होते हैं तो केवल हमारी बल्कि हमारी परिवार की जान भी खतरे में पड़ सकती है। और फिर वह दिन आया, वह दिन जब हमें पता चला कि अधीर राणा हमारी हर एक योजना की परिचित था। वह हमारे हर कदम को ट्रैक कर रहा था और अब वह एक कदम आगे बढ़ चुका था। हमारे पास अब केवल एक आखिरी मौका था और अगर वह इस सही तरीके से नहीं उड़ाते तो हम अपनी ज़िंदगी और दूसरे की ज़िंदगी दोनों को खतरे में डाल सकते थे। अधीर राणा अब हमारी हर योजना को जान चुका था। उसकी निगरानी में हम पर थी और हम उसे हर पल महसूस कर रहे थे। वह अब हमें एक नई चुनौती देने वाला था जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते थे। प्रियंका और मैं बैठकर इस नई स्थिति पर विचार कर रहे थे। अगर हमें अधीर राणा के नेटवर्क को तोड़ना था तो हमें उसे एक बड़ा झांसा के फंसाना होगा। लेकिन सवाल यह था कि हम उसे झांसे को कैसे तैयार करेंगे। अगर हम एक कदम भी गलत उठाए तो हम उसकी जाल में फंस सकते हैं। प्रियंका ने कहा, हमें अब इसे पूरी दुनिया के सामने लाना होगा। अगर हम एक पल भी चुप रहे तो हमें और ज़्यादा खतरे में पड़ सकते हैं। हमें उसकी पूरी साजिश को उजागर करना होगा। लेकिन एक और बात थी जो हम दोनों के दिमाग में घूम रही थी। क्या अधीर राणा हमें सिर्फ एक मुख्य बना रहा था या फिर वह हमें किसी बड़े जाल में फंसा चुका था। हमने इसे मैग पर गहरी सोच विचार शुरू की। प्रियंका ने कहा, हमें इस गुप्त दस्तावेज तुरंत सार्वजनिक करना चाहिए। लेकिन फिर हमने महसूस किया कि अगर हम उस दस्तावेज सार्वजनिक करते हैं तो हमें पूरी योजना की खतरे में डाल देंगे। शायद अधीर राणा पहले ही उस दस्तावेज को देख चुका था और यह केवल एक खेल था जो वह हमारे साथ खेल रहा था। फिर हमें एक आइडिया आया। हमें अधीर राणा के जाल में फंसने की बजाय उसे खुद उसके जाल में फंसाना था। हमें यह रणनीति करना था कि वह पहले हमारी मदद का हाथ बढ़ाए और फिर हम उसे उसी की चाल में मार दे सके। हमें उस धैर्य से काम लेना होगा। अधीर राणा को उस विश्वास डालना होगा कि हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। प्रियंका ने कहा, हमने अपने रणनीति तैयार की। हमने अधीर राणा को नेटवर्क के बारे में अधिक जानकारी जुटाई और फिर एक खबर फैलाई कि हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। यह खबर जैसी ही मीडिया तक पहुंची, अधीर राणा ने तुरंत हमारी ओर अपना रुख मोड़ा। वह सोचने लगा कि अब वह हमें अपने पक्ष में कर सकता है ताकि उसने योजना और भी अधिक बढ़ा सके। लेकिन हम जानते थे कि यह केवल एक झांसा था। हमारी योजना अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। हम धीरे धीरे उसके जाल को काट रहे थे, बिना यह जाने कि वह अब कब और कैसे पकड़ने की कोशिश करेगा। आखिरकार अधीर राणा ने हमें और मुख्यवान बुलाया। वह जानता था कि हम अब उसके बारे में जान चुके थे और उसने सोचा कि हम अब जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन वह जानता था कि हम उसे उसके खुद के हथियार से मात देने के लिए तैयार थे। प्रियंका और मैं तैयार होकर उस स्थान पर पहुंचे। वह एक अंधेरी गली में स्थित पर पुराना इमारत थी जहां राणा ने हमें मिलने के लिए बुलाया था। जब हम अंदर पहुंचे तो उसने हमें अपने चाय के कमरे में बैठने के लिए कहा। उसकी आंखें में एक दृष्ट मुस्कान थी जो हमें संकेत कर रही थी कि वह हमसे कोई बड़ा खेल खेलने वाला था। तो आप लोग आखिरकार समझ गए थे कि कौन असली खिलाड़ी है, अधीर राणा ने कहा। लेकिन देर हो चुकी है, अब सब कुछ मेरे हाथ में है। उसकी बातों में हमारी स्थिति और भी मुश्किल बना दी थी। क्या वह समुच्चय हमें से ज़्यादा चालाक था? क्या हम उसकी जाल में फंसने वाले थे? प्रियंका ने मेरी ओर देखा और फिर मैं धीरे से कहा, हमेशा एक रास्ता होता है, कोई ना कोई छुपा हुआ रास्ता जो हमें बाहर निकाल सकता है। हमें उस रास्ते को तलाशना होगा। लेकिन तब तक हमें एक एहसास हुआ कि हम बिना किसी योजना के अधीर राणा के पास पहुंच चुके थे। हमारी सारी जानकारी उसके पास थी। वह जानते थे कि हम अब तक क्या कर चुके थे। हमारे पास केवल एक ही
कारी विकल्प था। अधीर राणा को उस स्थान पर ही मात देना जहां वह हमें फंसाना चाहता था। हमने अपने बचाव की योजना बनाई। प्रियंका के चुपके से अपने फ़ोन में कुछ संदेश भेजे, जबकि मैंने धीरे धीरे उसकी बातचीत को सुना। अब बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हमें लगा कि अब वह हमारी पूरी योजनाओं को जानते हुए बेवकूफ़ बन रहा था। लेकिन अचानक अधीर राणा ने चेहरे पर एक बदलाव आया। उसकी आंखों में एक घबराहट थी जो उसने खुद में छुपाने की कोशिश की। हम समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ था। शायद वह भी किसी बड़े जाल में फंसा था और हमें इसका सही वक्त पर पता चलना था। आपने सोचा था कि हम आसानी से हार जाएंगे? मैंने ठंडी आवाज़ से कहा। आपकी सोच बहुत गलत है राणा। हम अब भी आपकी चालों से एक कदम आगे हैं। अधीर राणा का चेहरा अचानक बदल गया। वह घबराया और लग रहा था और उसकी चालें अब थोड़ी असमझ में थी। वह समझ चुका था कि यह एक जाल है, नहीं फंसे हैं। हम उसके कदमों में बारे में पहले से जान चुके थे। प्रियंका और मैंने चुपके से अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। कुछ ही देर में हमारी गुप्त एजेंट और पुलिस के अधिकारी उस जगह पर पहुंच गए थे जहां हम थे। अधीर राणा और उसके साथी अब हमारे जाल में फंस चुके थे। हम यह सब अपनी आंखों से देख सकते थे, जैसे उसने अपनी सारी चालें खुद ही उजागर कर दी हो। तुम्हें लगा था कि हम डर जाएंगे? प्रियंका ने गर्व से कहा। तुमने हमें गलत समझा। अब तुम्हारी पूरी साजिश खत्म हो चुकी है। अधीर राणा ने हताश होकर कहा। तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे कि मैं क्यों कर रहा था यह सब। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, यह पूरी दुनिया के लिए था। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत के पेश किया गया, लेकिन यह कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी हुई तो हमें पता चला कि अधीर राणा का तो एक और बड़ा नेटवर्क था जो अब भी सक्रिय था। यह केवल एक शुरुआत थी। अब हमें यह समझ में आ गया था कि इस साजिश के असली कारणों को उजागर करना था। अधीर राणा और उसके जैसे लोगों के खिलाफ लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। हमें अब भी यह सुनिश्चित करना था कि उन्हें खिलाफ पूरी तरह से निर्णित कार्रवाई करे ताकि भविष्य में इस तरह से खेल को कभी ना दोहराया जा सके। प्रियंका ने कहा, यह जीत हमारी है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगला कदम और भी महत्वपूर्ण होगा। हम अभी पूरी साजिश को उजागर नहीं कर पाए हैं। हम जानते थे कि यह केवल एक लहर थी और समुद्र के तरते हुए तूफान थे जो हमें आने वाले समय के सामान्य करना था। हमें अपने रणनीति को मजबूत कर गया और पूरी दुनिया के अधीर राणा के नेटवर्क के बारे में जानकारी सजागी। अब हमें यह सुनिश्चित करना था कि सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आई ताकि इस तरह के घोटाले और अपराधी का सामना करना पड़े। हम जानते थे कि यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, यह सिर्फ एक शुरुआत थी और हमें अपनी पूरी ताकत लगानी थी ताकि हम इसे पूरी तरह से समाप्त कर सके। अब जब अधीर राणा का सबके नेटवर्क के अधिक सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे, प्रियंका और मैंने थोड़ा रहस्य महसूस की। हमने लगा कि हमारी यात्रा अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। हमें समझ में आ गया था कि जिस ताकत से हम लड़ रहे थे वह एक लंबी और कठिन राह पर चलने हुए मिली थी। हम दोनों ने एक साथ अपने अनुभव को साझा किया और एक नई दिशा में बढ़ने की फैसला किया। हमें जो किया वह ठीक था, प्रियंका ने कहा, लेकिन अब हमें अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का समय आ गया है। मैंने सिर झुका लिया और कहा, हाँ, लेकिन यह सच सोचकर भी अच्छा लगता है कि अब हम जिन लोगों के लिए लड़ रहे थे उन्हें भी एक नया जीवन मिलेगा। हमें इस पूरी लड़ाई के बाद एक नया उद्देश्य तय किया, उन बच्चों और परिवारों के लिए काम करना जो गहरे घटनाओं और अपराधियों में फंसे हुए थे। प्रियंका और मैं दोनों ने मिलकर एक संस्था बनाई जो मानवीय
अन्याय के लिए काम करती थी। हमारी सपना था कि हम उन लोगों को एक नई पहचान दें और उन्हें अपने अधिकार दिलवाने की मदद करें। यह कार्य हमें बहुत संगठा देता था, क्योंकि हम जानते थे कि इस और भी लोगों की मदद कर सकते हैं जो हमारे जैसे संघर्षों को गुजर रहे हैं। हमारी संघर्ष ने धीरे लोगों का विश्वास जीतना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमें पता चला कि हमारे द्वारा शुरू किए गए कार्यों का असर बहुत बड़ा था। हमारे संगठन ने कई जटिल मामलों को सुलझाया और हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया। यह देखकर हमें बहुत खुशी होती थी कि हम सही दिशा में जा रहे थे। प्रियंका ने मुझे एक दिन कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम इसे इस मकान तक लाएंगे? मुझे याद है जब हम केवल एक छोटे से कदम पर थे और अब हम इस संस्था एक आंदोलन बन चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, समुच्चय हम दोनों ने अपने साथियों के बिना यह नहीं किया होता। यह हमारी पूरी टीम का प्रयास। हमारी टीम अब भी मजबूत हो चुकी थी। हमें लगातार नए मामले सुलझाने जा रहे थे और समाज में एक नया बड़ा बदलाव ला रहे थे। अब हमें यह महसूस हुआ कि यह एक मिशन था और हमें इसे निरंतर आगे बढ़ाना था। इस दौरान एक और प्रतीक्षाशील मोड़ आया। एक दिन जब प्रियंका और मैं एक नए केस पर काम कर रहे थे, हमें एक खौफनाक सूचना मिली। वह सूचना हमारे संगठन से जुड़ी हुई थी और हमें यह बताया गया कि हमारे भीतर ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। यह हमारे लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि हमने हमेशा अपने कार्यों को निष्ठन रखा था। हमें अब और भी संगठन रखना होगा। प्रियंका ने कहा, यह देखना होगा कि यह किसमें सावधान रहे। हमें अपनी पूरी टीम को संघर्ष किया और जांच शुरू की। हमें पता चला कि यह घटना का भ्रष्टाचार का एक नया चेहरा था जो हमारी संस्था के घुसपैठ पर चुका था। यह कार्रवाई एक बड़े खतरा था, क्योंकि अब हमारे द्वारा की जा रही कार्रवाई को प्रभावी करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हमें यकीन था कि हम इस बार भी किसी न किसी तरीके से उसका सामना कर लेंगे। प्रियंका और मैं मिलकर योजना बनाने लगे। इस बार हम किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहते थे। हम जानते थे कि इस संघर्ष में हमारी पूरी मेहनत दांव पर लगी थी। हमारी टीम ने पूरी तत्परता से काम किया और कुछ ही दिनों में उसे व्यक्ति तक पहुंच गई जो हमारी संस्था ने घुसपैठ पर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि हमारा पुराना दोस्त था जो मंत्री वर्मा के साथ जुड़ा हुआ था। उसकी मंशा पूरी तरह से बदली हुई थी और वह हमें गिराने के लिए कुछ ना कुछ गलत कदम उठा रहा था। तुमने हमें धोखा दिया, मैंने उसे गुस्से से कहा। तुमसे हमें इस तरह की उम्मीद नहीं थी। वह बुरी तरह घबराया हुआ था। उसने मजबूरी थी, मैं उसके सामने उसे स्वीकार करता हूँ। उसने कहा, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। प्रियंका और एक दूसरे को देखा और एक नया मोड़ हमारे लिए बहुत चौंकाने वाला था। क्या अब हम उसे माफ़ कर सकते हैं? प्रियंका ने कहा, हमें इस पर गौर करना होगा। और वह समुच्चय पूछता रहा कि हमें इस जाल को बाहर निकाल सकते हैं तो हमें उसे एक मौका देना चाहिए। हमने उसे मौका दिया और जल्द ही पता चला कि वह हमारे लिए एक बड़ा समरोगी बन सकता है। हमने अपनी पूरी जानकारी हमें दी, जिसने हम उस आदमी को पकड़ने की सफल हो गए जो हमारी संस्था के नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तुमने सही कदम उठाया, प्रियंका ने कहा। तुमने अपने पुराने रास्ते को छोड़ा और सच्चाई की ओर कदम बढ़ाया। हमने फैसले न केवल हमारी संस्था को बचाया बल्कि हमारे पुराने दोस्तों को भी एक नया मौका दिया। वह अब हमारे साथ था, हमारे उद्देश्य के लिए काम करने लगा। समय के साथ हमारी
संस्था ने और भी सफलता प्राप्त की। अब लोग हमें केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता न के रूप में नहीं बल्कि एक आंदोलन के रूप में पहचानते लगे थे। प्रियंका ने अब एक और दोनों की खुश थे। हमारी मेहनत अब रंग ला रही थी। क्या तुमने अभी सोचा था कि यह तक पहुँचे? प्रियंका ने कहा। नहीं, लेकिन जो हमने किया उससे हमें गर्व होगा, मैंने उत्तर दिया। एक दिन जब प्रियंका और मैं अपने संगठन में काम करते व्यक्ति थे, हमें एक बड़ा मोड़ मिला। वह खबर जो हमें मिली और बहुत खुशी की थी। एक दिन बड़े विदेश के हमारे संगठन के काम को देखकर और हमें से समझदारी करने के प्रस्ताव देखा। यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर था। अब हम और अधिकार लोगों पहुँचते समस्या होगी और हमारे द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को विश्व स्तर पर फैलाने का मौका मिलेगा। प्रियंका ने कहा, यह हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है। अब हम अपने काम को और ज़्यादा लोगों को पहचान सकते हैं। हमने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और समझदारी से प्रकार शुरू किया। यह हमारे लिए न केवल एक नई शुरुआत थी बल्कि एक संगठन कदम था। हमारे प्रयास अब पूरे देश में फैल चुके थे। लोगों ने हमारी संस्था के साथ जुड़ने लगे थे और हम सब मिलकर समाज में बड़े बदलाव लाने से सफल हो रहे थे। प्रियंका और हमने अपने जीवन में उद्देश्य को पूरा किया था। हम जानते थे कि संघर्ष और कठिनाई अब खत्म नहीं होती, लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे संगठन में हजारों लोगों ने जीवन को बदल दिया। अब हम व्यक्ति को अपनी आवाज़ मिली थी और हर कोई समाज के अपने स्थान पर जा चुका था। प्रियंका और मैंने एक साथ कई उपलब्धियां हासिल की थी और हम सिर्फ हमारी शुरुआत की। हमारे परिवार और दोस्त अब हमारे गर्व देखते थे। हमें जिस रास्ते पर चल रहे थे वह एक संघर्ष का रास्ता था, लेकिन अब हम एक खुशहाल और संगठित जीवन जी रहे थे। हम जानते थे कि दुनिया में बेहतर बनने के लिए हमें कभी रुकना नहीं था। हमारी यात्रा अब यह संदेश मोड़ पर थी जहां हम एक और साथियों के साथ समाज में बदलाव ला रहे थे। यह हमारी मेहनत, विश्वास और कड़ी लगन का परिणाम और मैं एक अपने जीवन में नया अध्याय में था। हमारे पास न केवल परिवर्ष सफलताएं थी बल्कि एक खुशहाल परिवार और दोस्त भी थे। हमें अब उस एहसास हो गया था कि संघर्षों के बावजूद अगर हम अपने ऊपर के प्रति रहे तो उसे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमारी कहानी अब यह हर किसी के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। प्रियंका और अब हम नई दिशा में आगे बढ़ रहे थे। हमें यह एहसास हो चुका था कि हम सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। हमें जिस चाहता है तो संगठन और भी बड़े पेंशन पर काम कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा लोगों को एक नई आंदोलन जोड़ सके। एक दिन हमें दोनों को एक बड़े आयोजन ने तैयार हो रहे थे। यह आयोजन उस दिन का था। उस दिन हम अपने संस्था के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने जा रहे थे। हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन था। हम दोनों के दिल में अंतर्विश्वास था, लेकिन साथ ही थोड़ी घबराहट भी थी। हम जानते थे कि यह कदम हमारे लिए बहुत बड़ा था। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे थे। प्रियंका ने कहा, आज से हम सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बदलाव लाने जा रहे हैं। अपने आयोजन समाप्त पर पहुंचे मंच को देखा। वहां कई बड़े सामाजिक सेवी, मंत्री और व्यापारी मौजूद थे। हम मंच पर खड़े हुए और अपनी संस्था को काम करने के बारे में बताया। लोगों ने हमारी बातों को गौर से सुना और जल्दी ही हमें इसे समर्थन मिलने लगा। और वहाँ समय था जब हमारे महसूस हुआ कि हम सही रास्ते पर थे। हमारे कार्यों को आश्चर्य पर विशेष स्तर पर महसूस किया जा रहा था। आपके संगठन में प्रयास सराहनीय है, एक प्रमुख विदेश समाजीव सेवी ने कहा। हम इसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं और इस आंदोलन को हम विश्व स्तर पर फैलाना चाहते हैं। यह सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। यह हमारी कड़ी मेहनत का परिणाम था और हम जानते थे कि हम अब पूरी दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। प्रियंका और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हमारे रास्ते में कई कठिनाई आई थी, लेकिन आज हम यह देख पा रहे थे कि हमारे संघर्ष रंग ला रही थी।
अब हमें अपनी संघर्ष को साथ नहीं दूसरे को फैलाने का अवसर मिला। एक दिन के बाद हमारी संस्था ने तेज़ी से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। हम विभिन्न देशों में संगठित कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाने लगे। एक सामाजिक निर्णय, महिला सशक्तिकरण और अधिकरण सम्मान के लिए काम कर रहे थे। हमारे उद्देश्य को एक दुनिया भर में समृद्ध मिल रहा था। हमारी मेहनत ने अब हमारे परिवार को भी गंभीर किया। हमारे माता पिता को और भाई बहन हमें देखकर बहुत खुश थे। हमारे जीवन में एक नया मोड़ पर उन्होंने हमें हमेशा समर्थन दिया था। प्रियंका की माँ ने मुझे एक दिन कहा, तुम दोनों ने जो किया वह हर किसी के लिए परिणाम है। उन्होंने साबित किया दिया कि अगले दिन दिल से काम किया जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। प्रियंका और मैं जानती थी कि यह सब हमारे साथियों, परिवार के, समुदाय के समर्थन के बिना संभव नहीं था। हमें खुशी थी कि हम अब समाज के एक वास्तविक बदलाव ला रहे थे। इस दौरान एक और दिलचस्प मोड़ आया। हमारी संस्था के साथ अब कई बड़े व्यापारिक कंपनियां जुड़ने लगी थी। वे हमें संगठन और वित्तीय मदद देने के लिए तैयार थी। लेकिन कुछ दिन लोग यह भी सोचने लगे थे कि कहीं हम अपने मूल उद्देश्य के भटक नहीं रहे। प्रियंका ने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी परिणत सामाजिक की भलाई हो। हमें इन साधनों का सही तरीका ने इस्तेमाल करना होगा। हमें यह निर्णय लिया कि कभी न कभी अपने उद्देश्य को भी भुलाने चाहे तो भी और उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य हमारे लोगों की मदद करना और समाज में बदलाव लाना रहेगा। इसके बाद हमने एक बड़े कदम की योजना बनाई। हम एक अंतर्राष्ट्रीय समान्य योजनाओं करने वाले थे, जिसमें दुनिया भर के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारें और व्यक्तिगत नेता शामिल होने वाले थे। एक सम्मेलन और उद्देश्य वैश्विक मुद्दे पर चर्चा करने की समाधान निकालना था। प्रियंका और अब एक संगठन और सफलता को देखकर बहुत खुश थे। हम जानते थे कि सब संभव हो सका क्योंकि हमें कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की। समस्या के दिल आ रहा था। दुनिया भर में प्रमुख लोग एक साथ आए। प्रियंका और मैं मंच पर खड़े थे और अपनी संस्था की यात्रा के बारे में बताया। इस बार हमें विशेष रूप में सम्मानित किया गया। हमारी संस्था अब एक विशेष आंदोलन के रूप में माना लगे था। आप दोनों ने अपनी संस्था के माध्यम से दुनिया को एक नई दिशा दी है। एक प्रमुख नेता ने कहा, आपके प्रयासों से हमें यह समझने को मिला कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें केवल एक मजबूत इच्छा नहीं और प्रविष्ट और आवश्यकता होती है। यह सुनकर हमें अपार खुशी हुई। हम जानते हैं कि हमारे लिए अब बड़ा सामान्य की बात थी लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। हम और भी बड़े बदलाव के लिए काम करने वाले थे। प्रियंका और मैं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हमें अब एक समझ में आ गया था कि हमारी लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। हम हर दिन कुछ नया सीखते और हमारे हर दिन हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक कदम और बढ़ाते। हमारे संगठन में काम में अब और भी विस्तृत हुआ था। हम शिक्षा, सत्वाधिक पर्यावरण और आध्यात्मिक विकास में मदद पर भी काम करने लगे थे। हमें इस यात्रा में कई चेतावनी आई, लेकिन हमने हमेशा उन चेतावनियों को एक अवसर की तरह लिया। हमारी यात्रा ने हर दिन एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत है, प्रियंका ने कहा। अब प्रियंका और मैं एक नए उद्देश्य में थे। हमारी संस्था ने वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। हमने यह साबित कर दिया था कि अगर हम सही उद्देश्य पर काम करें तो कोई भी हमें बाधा में नहीं सकता। हम जानते थे कि हमारी कहानी अब भी कई लोगों के लिए परिणाम बनेगी। हमारा मानना था कि अगर हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम सही तरीके से करे तो पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है। यह तो बस शुरुआत है, मैंने कहा। अब हमें और भी अधिक मेहनत करनी है।
प्रियंका ने हाँ से सिर हिलाया। और हम करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य पूरी दुनिया को सकारात्मक परिणाम लाना है। कुछ लोग सालों बाद हमारी संस्था और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों मिले लोगों को देखकर समझते थे कि सामाजिक परिणाम सिर्फ समकारों और बड़े संगठनों के लिए नहीं होते। यदि हम अपने छोटे छोटे कदमों की शुरुआत करें तो हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। प्रियंका और मैं अब एक नई भूमिका में थे, जहां हम न केवल समाज सेवा कर रहे थे बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित भी कर रहे थे। हमारी ज़िंदगी ने एक नया खुशियाँ थी। हमारे परिवार ने हमें गर्व से देखा और हमारे साथियों ने हमारा समर्थन किया। हमारी संस्था अब पूरी तरह से व्यस्त अपनी पहचान बना चुकी थी और हम हर दिन एक नए कदम उठाने के लिए तैयार थे। प्रियंका और हम एक शांत शाम को एक साथ बैठे हुए थे। हमारी संस्था की सफलता को देखकर हम बहुत संतुष्ट थे। यह वही पल था जब हम दोनों को लोग कि हमें अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके थे।